नमस्कार, इंडिया वॉइस पर बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बिहार में नागपंचमी पर सोमवार को महावीरी जुलूस निकाले गए। कुछ जगहों पर महावीरी जुलूस के दौरान हिंसक झड़पों की भी खबरें सामने आई हैं। बिहार के बगहा और मोतिहारी में 3 जगहों पर 2 पक्षों में टकराव देखने को मिला। बगहा में जुलूस के दौरान पथराव के बाद दोनों पक्ष आपस में भिड़ते हुए नजर आए। इसके बाद खूब तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया गया। जानकारी ये भी है कि बगहा के रतनमाला में सोमवार को महावीरी अखाड़े ने जुलूस निकाला था। इस दौरान उपद्रवियों ने जुलूस पर पथराव किया। इसके बाद 2 पक्षों में हिंसा शुरू हो गई। बाइकों को आग लगा दी गई। तोड़फोड़ की कई घटनाओं को अंजाम दिया गया। इसके साथ ही साथ इस घटना से पुलिस जवान समेत 12 लोग जख्मी हुए हैं। पूरे इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। हर जगह शांतिपूर्ण है, हर जगह फोर्स और मजिस्ट्रेट है, हर जगह शांतिपूर्ण है और ड्रोन कमरा से भी हम निगाह रखे हुए हैं। इस पर हर जगह से शांतिपूर्ण चल रहा है और आपके माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि सभी लोग महावीरी घंटा शांतिपूर्ण ढंग से। और इसी बीच ब्रेकिंग न्यूज आ रही है लखनऊ से। सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आज सरकारी आवास पर शाम 4 बजे से होगी बैठक। लखनऊ से खबर। सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आज सरकारी आवास पर शाम 4 बजे से होगी बैठक। 20 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा की तैयारी। 20 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा की तैयारी। आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र स्थापना को लेकर मंजूरी संभव। आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र स्थापना को लेकर मंजूरी संभव। इसके अलावा 6 डेयरी प्लांटों का संचालन पट्टे पर देने पर भी सहमति संभव हो सकती है। 6 डेयरी प्लांटों का संचालन पर पट्टे पर देने पर सहमति संभव। बायोडीजल के उत्पादन और बिक्री को भी मिल सकती है मंजूरी। बायोडीजल के उत्पादन और बिक्री को मिल सकती है मंजूरी। ब्रेकिंग न्यूज इस समय लखनऊ से। आज हो सकती है बैठक जिसमें कई प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। बायोडीजल के उत्पादन और बिक्री को भी मिल सकती है मंजूरी। सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आज शाम 4 बजे से बैठक की शुरुआत होगी। माना जा रहा है कि इस बैठक के दौरान कई अहम प्रस्तावों पर आज चर्चा के बाद मुहर लग सकती है। 20 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा की तैयारी। आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र स्थापना के साथ ही साथ बायोडीजल को लेकर इस बैठक में आज चर्चा संभव है। माना जा रहा है कि बायोडीजल को लेकर उसके आने वाले स्ट्रैटेजी को लेकर प्लान हो सकता है। इसके अलावा 6 डेयरी प्लांटों का संचालन पट्टे पर देने को लेकर भी मंजूरी। तो ये कई अहम फैसले हैं जो आज इस बैठक के दौरान चर्चा उस पर हो सकती है। इसके अलावा माना जा रहा है कि कई प्रस्तावों पर आज चर्चा होगी। और इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं लखनऊ से ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक जी। प्रियम, जिस तरह से आज ये बैठक होनी है, शाम 4 बजे से शुरुआत होगी, क्या एजेंडा है बैठक, क्या खास बात रहने वाली है? जो ये कैबिनेट की बैठक है, काफी अहम ये बैठक आज शाम को 4 बजे होने जा रही है, जो कि मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास महल पर होगी। और सीएम आवास पर इस कैबिनेट बैठक में कैबिनेट के सभी सदस्य जो हैं वो शामिल होंगे। और माना जा रहा है कि आज इस कैबिनेट के अंदर 1 दर्जन से अधिक जो प्रस्ताव हैं अलग अलग विभागों के, वो रखे जा सकते हैं और उनको मंजूरी मिल सकती है। हालांकि वो कौन कौन से प्रस्ताव होंगे, आधिकारिक रूप से उसकी जानकारी कैबिनेट के बाद में जब मीडिया ब्रीफिंग होगी उसमें दी जाएगी। लेकिन जो अभी जानकारी है उसके मुताबिक कई ऐसे अहम प्रस्ताव हैं जो इस कैबिनेट बैठक में जो है वो रखे जाएंगे। उसमें अगर आप बात करें तो पीडीएस के 6 संयंत्रों को निजी हाथों में देने के जो है उसका जो प्रस्ताव है उसको आज इस कैबिनेट बैठक में अप्रूवल मिल सकता है, उसको रखा जा सकता है। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों में पुष्टाहार वितरण को लेकर जो बायोमेट्रिक हाजिरी की व्यवस्था की जाने की बात कही जा रही थी, उसके भी प्रस्ताव को आज इस कैबिनेट बैठक में रखा जा सकता है और उसको उसकी मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा उच्च शिक्षा विभाग की मुख्यमंत्री अप्रेंटिस योजना के अंतर्गत क्षेत्र के प्रतिष्ठानों द्वारा स्टाइपेंड की आंशिक प्रतिपूर्ति राज्य की ओर से दिए जाने का जो प्रस्ताव है उसको मंजूरी मिल सकती है। इस तरीके से अलग अलग विभागों के तकरीबन 1 दर्जन से अधिक प्रस्ताव जो है वो इसमें रखे जा सकते हैं। जो सबसे अहम है वो है बिजनौर टाइगर रिजर्व में पर्यटन सुविधा विकसित करने के लेकर वहां पर जो विकास के कार्य किए जाने हैं उससे संबंधित प्रस्ताव को भी आज इस कैबिनेट बैठक में रखा जा सकता है। बलरामपुर जिले में
थारू जनजाति संग्रहालय के संचालन को लेकर प्रस्ताव जो है उसको रखा जा सकता है। आबकारी और सीरा नियंत्रण नीति में संशोधन के प्रस्ताव को आज इस कैबिनेट बैठक में रखा जा सकता है। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश भागीदारी अधिनियम की नियमावली में जो संशोधन करे जाने की आवश्यकता है उससे जुड़े हुए प्रस्ताव को भी आज इस बैठक में मंजूरी मिल सकती है। और इस सबके बीच आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र स्थापना करने की का भी प्रस्ताव जो है वो आज इस कैबिनेट बैठक में रखा जा सकता है। तो इस तरीके से कह सकते हैं अलग अलग विभागों के ये प्रस्ताव हैं जिनको आज इस कैबिनेट बैठक में रखा जा सकता है, जो अभी तक जानकारी है उसके मुताबिक। लेकिन एक्चुअल में कौन कौन से वो प्रस्ताव थे जिनको कैबिनेट बैठक में रखा गया और कौन कौन से प्रस्ताव जिनको कैबिनेट की मंजूरी मिली, वो कैबिनेट बैठक के बाद में ब्रीफिंग के समय जो है वो जानकारी पूरी निकल के सामने आ पाएगी। लेकिन फिलहाल अभी जो ये जानकारी है उसमें आज ये कैबिनेट की बैठक में अलग अलग विभागों के कई सारे अहम प्रस्ताव हैं जिनको रखा जाएगा और ये काफी अहम प्रस्ताव हैं। और इसीलिए माना जा रहा है कि आज की जो कैबिनेट जी बिल्कुल प्रियम, जिस तरह से आपने जानकारी दी है, अलग अलग विभागों की ये जो जानकारी आपने दी है इसके माध्यम से साफ ये पता चल रहा है कि क्षेत्र में विकास को लेकर और साथ ही साथ सरकार जिस तरह से बेहतर काम कर रही है, कहीं ना कहीं उनको लेकर यदि मंजूरी मिलती है तो जैसे पर्यटन के क्षेत्र में आपने जानकारी दी, बायोडीजल के क्षेत्र में आपने जानकारी दी, इसके अलावा आगरा में प्लांट के क्षेत्र में जानकारी दी, तो यदि इन पर मुहर लगती है तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के विकास की जो लय है उसको और अधिक रफ्तार मिल सकती है। बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि इस तरीके से जब विकास के कार्यों को सरकार चलाएगी तो उसका साफ तौर पर आम लोगों को फायदा मिलेगा, लोगों को फायदा मिलेगा और उसी को लेकर सरकार लगातार कह सकते हैं प्रयासरत है। आने वाले समय में चुनाव भी हैं तो ऐसे में उसमें भी इसका फायदा कहीं ना कहीं जो सरकार है उसको मिलता हुआ नजर आएगा और इसीलिए कह सकते हैं कि लगातार इसको लेकर प्रयास किए जा रहे हैं और कई मायनों में इसीलिए आज कैबिनेट की बैठक जो है वो अहम मानी जा रही है। शाम को 4 बजे का वो वक्त है जब ये कैबिनेट बैठक जो है वो आयोजित की गई है। मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक जो है वो बुलाई गई है जिसमें खुद सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे और उनके साथ में कैबिनेट के सभी सदस्य मौजूद रहेंगे। देखना होगा आज किन किन प्रस्तावों को इस बैठक में जो है वो मंजूरी मिलती है, लेकिन माना जा रहा है कि अगर इन प्रस्तावों को मंजूरी मिलती है तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में बड़ा परिवर्तन जो है वो देखने को बिल्कुल प्रियम, इसके अलावा एक अहम सवाल यहाँ पर यह भी है कि जिस तरह से आपने बोला कि पीपीपी मॉडल को लेकर भी चर्चा होगी, लगातार समाजवादी पार्टी के द्वारा इसको लेकर सरकार को घेरा जाता है कि प्राइवेटाइजेशन करने को लेकर भारतीय जनता पार्टी हमेशा आगे रहती है। यदि ऐसे में एक और डिपार्टमेंट में पीपीपी को बढ़ावा दिया जाएगा या इस पर मुहर लगती है तो एक बार फिर इस पर राजनीति होना तय है। देखिए ये चूंकि अब एक सतत प्रक्रिया है और सरकार का मानना है कि पीपीपी मोड पर जिस भी चीज़ों को उसने दिया उसको बेहतर परिणाम देखने को मिले हैं, बेहतर रिजल्ट जो है वो सरकार के सामने निकल के आए हैं। तो इसलिए वो क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको पीपीपी मोड पर संचालित किया जा सकता है उसको लेकर लगातार वो प्रयासरत है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, परिवहन के क्षेत्र में हो या फिर अन्य क्षेत्रों में हो। सभी जगह पर सरकार इसको लेकर कार्य कर रही है और उसको बेहतर परिणाम मिले हैं और इसीलिए सरकार लगातार जो है वो इस तरीके के कार्य जो है वो करती हुई नजर आ रही है। और जो समाजवादी पार्टी का जो आरोप है, रही बात उसकी, तो कहीं ना कहीं सरकार का कहना है कि समाजवादी पार्टी जो है वो विकास से जो है कहीं ना कहीं दूर भागती है और चूंकि उत्तर प्रदेश के अंदर विकास हो रहा है इसलिए समाजवादी पार्टी उन चीज़ों को हजम नहीं कर पा रही। तो इस तरीके का आरोप सरकार की तरफ से जो है वो समाजवादी पार्टी पर भी लगाया जा रहा है, जबकि समाजवादी पार्टी का कहना है कि सरकार सभी चीज़ों को प्राइवेट हाथों में दे रही है, यानी कि हर चीज़ का प्राइवेटाइजेशन कर रही है। उसका कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में लोगों को नुकसान जो है वो उठाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं सरकार की जो कार्य है, सरकार की जो योजनाएं हैं उनको लेकर राजनीति भी जो है वो साफ तौर पर होती हुई नजर आ रही है। सरकार के भी अपने जो है वो आरोप हैं और अपने जवाब हैं उसके कहीं ना कहीं सामने वाली पार्टी के ऊपर। तो लेकिन कहीं ना कहीं आज फिलहाल अभी जो ये कैबिनेट की बैठक है उसमें माना जा रहा है कि ये कई अहम प्रस्ताव हैं जिनको रखा जाएगा। देखना होगा किन किन प्रस्तावों को इसमें मंजूरी मिलती है। जी बिल्कुल प्रियम, तो आप अपनी नजर बनाए रखिए। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से लखनऊ से जुड़े लाइव हमारे ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक जानकारी दे रहे थे कि आज जो उत्तर प्रदेश में कैबिनेट की बैठक होनी है उसमें कई अफसर इसमें भाग लेने वाले हैं और इसके साथ ही साथ जिस तरह से इस बैठक में अहम जानकारियों के साथ ही साथ अहम प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती, माना जा रहा है कि यदि इस पर मोहर लगती है कहीं ना कहीं कैबिनेट की तो उत्तर प्रदेश में विकास की लय को और अधिक रफ्तार मिल सकती है। और अब बात करते हैं अगली खबर की। माफिया मुख्तार अंसारी की किस्मत का फैसला आज। गैंगस्टर एक्ट में आरोपी है माफिया मुख्तार अंसारी। एमपी एमएलए कोर्ट आज कर सकता है सजा का ऐलान। हत्या और हत्या की कोशिश केस में पूरी हो चुकी है सुनवाई। तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं, माफिया मुख्तार अंसारी की किस्मत का फैसला आज होना तय है। गैंगस्टर एक्ट में आरोपी मुख्तार अंसारी पर आज कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। मुख्तार अंसारी की किस्मत का फैसला आज। बता दें कि इस पूरे मामले में
सुनवाई पूरी हो चुकी है। गैंगस्टर एक्ट में आरोपी माफिया मुख्तार अंसारी के मामले पर आज कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। सजा का ऐलान आज किया जा सकता है। पिछली बार सुनवाई के दौरान आरोप तय हुआ था, उसके बाद दलीलें हो चुकी हैं, सुनवाई पूरी हो चुकी है। हत्या और हत्या की कोशिश में केस में पूरी हो चुकी है सुनवाई। माफिया मुख्तार अंसारी की किस्मत का फैसला आज। तो गैंगस्टर एक्ट में आरोपी माफिया मुख्तार अंसारी, हत्या का आरोप मुख्तार अंसारी पर है और इसी मामले में आज कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। एमपी एमएलए कोर्ट आज कर सकता है सजा का ऐलान। हत्या और हत्या की कोशिश, इस केस में सुनवाई पूरी हो चुकी है। दोनों पक्षों की दलीलें हो चुकी हैं। कोर्ट ने अपना फैसला पहले ही सुरक्षित कर लिया था। माना जा रहा है कि आज कोर्ट की ओर से सजा का ऐलान हो सकता है। गैंगस्टर एक्ट में आरोपी है माफिया मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी पर आज कोर्ट का आ सकता है फैसला, सजा का हो सकता है ऐलान। और इसी खबर पर हमारे साथ गाजीपुर से लाइव जुड़ चुके हैं सुशील तिवारी, हमारे संवाददाता। जी सुशील, जिस तरह से माफिया मुख्तार अंसारी की सजा का आज ऐलान हो सकता है एमपी एमएलए कोर्ट के द्वारा, क्या है ताजा जानकारी? अगर हम बात करें तो बहुत जल्द फैसला होने वाला है और काफी गामागामी का माहौल है। और इसके साथ ही अभी कोर्ट परिसर के बाहर हम लोग खड़े थे, वहां पर काफी लोग खड़े हैं और जल्द सजा का ऐलान होगा। और जो कि मामला है, जो कि कपिल देव सिंह की हत्या का ये मामला है और काफी हाई प्रोफाइल ये मामला है और इस मामले में जल्द ही एमपी एमएलए कोर्ट गाजीपुर से फैसला जो कि सुरक्षित कर दिया गया है, लेकिन अब फैसले का इंतजार है। और जो सूत्र बता रहे हैं कि फैसला कभी भी आ सकता है, ऐसी जो सूचना हमें कोर्ट परिसर के बाहर से मिली है। और 2009 में ये करंडा के सबुआ गांव में जब हत्या की जाती है कपिल देव सिंह की, तो उस हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को आरोपी बनाया जाता है और उसके तहत 302, 307 और 120 बी के तहत मुख्तार अंसारी को मुजरिम बनाया जाता है। जी सुशील, इसके अलावा मुख्तार अंसारी की जो पेशी होनी है उसमें क्या वर्चुअली पेश होना है मुख्तार अंसारी को या लाया जाएगा उसको कोर्ट में? नहीं, अगर मुख्तार अंसारी की बात करें तो इससे पहले भी मुख्तार अंसारी ने वो दलीलें दी हैं और माननीय न्यायालय के सामने भी कहा था और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही डॉन जुड़ने वाला है और वहीं से वो जेल से ही जुड़ेगा और वहीं से गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार अंसारी के साथ सीधे वहां से लोग जुड़ेंगे और माननीय न्यायालय वहीं से फैसला सुनाएगा। ऐसा सुनने में आ रहा था कि शायद मुख्तार अंसारी गाजीपुर आए, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से प्रशासन ने भी कहा कि मुख्तार अंसारी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही जुड़ना है और बहुत बड़ा फैसला आज मुख्तार अंसारी। इसके अलावा सुशील, मुख्तार अंसारी ने पहले भी सुरक्षा को लेकर चिंता अपनी जाहिर की है, पहले भी इसको लेकर वो बोल चुके हैं कि उन्हें खतरा बना हुआ है मुख्तार अंसारी को। ऐसे में आज के फैसले को देखते हुए क्या सुरक्षा बढ़ाई गई है जेल में जहां पर मुख्तार अंसारी को रखा गया है? वहां पे काफी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए और इससे पहले अगर हम कहें तो इलाहाबाद में जब अतीक की हत्याकांड हुई थी तो उसके बाद जो भी डॉन थे उनके रोंगटे खड़े हो गए थे और डॉन, ये भी लोग कहें कि डॉन आना नहीं चाहता। डॉन ने कहा कि मैं सलाखों के पीछे ही मैं सुरक्षित हूं और सलाखें ही मेरे लिए बढ़िया मापदंड है। तो अगर ये कहे कि मुख्तार का जो फैसला होगा वो जेल से ही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फैसला होगा और जल्द ये फैसला आएगा। सबकी निगाहें हैं क्योंकि बार बार ये फैसला टल चुका है, इससे पहले भी लगातार फैसले अप्रैल से ही चलते आ रहे हैं और आज मुख्तार अंसारी पर फैसला माननीय न्यायालय जी बिल्कुल, बहुत ही संगीन मामले में ये फैसला आज आना है सुशील। ऐसे में एमपी एमएलए कोर्ट की यदि हम बात करें तो आसपास का जो एरिया है उसको लेकर सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए, उसके साथ ही साथ क्योंकि ये बहुत संगीन मामला है, उत्तर प्रदेश में भी कहीं ना कहीं संवेदनशील मामला है, तो सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम आसपास के क्षेत्रों में किए गए हैं? सही कहा, क्योंकि गाजीपुर में एमपी एमएलए कोर्ट में सुरक्षा के शुरू से ही पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और जब भी, अगर हम आपको बताएं कि मुख्तार अंसारी के फैसले की तारीख जब भी तय होती है, चाहे वो सुनवाई हो, चाहे आज फैसले की घड़ी है जो कि आज शायद अगर फैसला सुना दिया जाए कोर्ट के द्वारा, तो शुरू से ही लगभग 6 बजे से ही वहां पर प्रशासन मुस्तैद है और एसपी ने भी ये जानकारी दी। भले ही डॉन नहीं आ रहा है गाजीपुर में, जी सुशील, सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए जी सुशील, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
तो बात करते हैं अगली खबर की। गोरखपुर से अगली खबर सामने आ रही है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन किया, जहां गोरखनाथ मंदिर में आज जनता दर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया था। मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन में आम जनमानस की समस्याओं को सुना और साथ ही साथ अधिकारियों को उनके निराकरण के लिए निर्देश भी दिए। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीरें हैं। गोरखपुर पहुंचे थे, गोरखनाथ मंदिर में आज जनता दरबार लगाया हुआ था, जहां पर आम जनमानस की जो समस्याएं हैं उनको मुख्यमंत्री ने सुना है। भारी संख्या में आप यहां पर देख पा रहे हैं भीड़ मौजूद थी, अपनी समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के सामने हाजिर हुई थी। मुख्यमंत्री ने एक एक करके सबकी समस्याओं को सुना है, साथ ही साथ अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं कि इन तमाम लोगों की समस्याओं पर ध्यान दिया जाए और उनके निराकरण की व्यवस्था की जाए। और इसके बाद बात करते हैं चंद्रयान की। चंद्रयान 3 मिशन पर हो रही राजनीति के बीच शिवसेना के उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा है कि यह देश के लिए बहुत बड़ी बात है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। वर्षों तक हमारे वैज्ञानिक ने इस परियोजना पर बहुत मेहनत की है, ये सभी सराहना के पात्र हैं। फिर चाहे कांग्रेस सरकार हो या भाजपा, हमारा कर्तव्य है उनका समर्थन करना। के लिए बड़ी बात है, ये कोई राजनीतिक श्रेयवाद की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। सालों साल से इस प्रोजेक्ट के लिए हमारे जो वैज्ञानिक है, हमारे साइंटिस्ट है, उसने खून पसीना बहाया है, तो उनका ये सबका श्रेय उनको देना चाहिए। नहीं, यहाँ कोई राजनीति का कोई जाकर मंत्री बैठा था क्या उधर? वो तो उनका ही काम है, हमारा काम है उनको सपोर्ट करना। चाहे सरकार हमारी हो, कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, आप श्रेय मत लीजिए, ये श्रेय उनको देना। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने विवादित बयान दिया है। वही वीडियो 20 अगस्त का विदिशा के लटेरी का बताया जा रहा है। इसमें कुरैशी ने अपनी ही पार्टी को घेरा है। बता दें कि लटेरी में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्मदिन के अवसर पर अल्पसंख्यक सम्मेलन का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी सहित प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री दीपचंद यादव के साथ कई मुस्लिम प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे। पूर्व राज्यपाल और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें अजीज कुरैशी कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग आज हिंदुत्व और यात्राओं की बात करते हैं, जय गंगा मैया, जय नर्मदा मैया कहते हैं, मुझे कुछ भी कहने में शर्म नहीं है। हिंदुत्व की, यात्राओं की, जय गंगा मैया, जय नर्मदा मैया, ये शर्म की बात है। मुझे कोई डर नहीं कहना, निकाल देना पड़ेगा इसको करेगा। एक झूठ बोलने की बात है। नेहरू के वारिस कांग्रेस के लोग आज धार्मिक यात्राएं निकालते हैं, जय बोलते हैं, मैं गर्व से गाँव में हिंदू हूँ बोलते हैं, हमारे पीसीसी के दफ्तर में मूर्ति में बैठाते हैं। डूब भरने की बात है, डूब भरने की बात है। धार्मिक यात्राएं निकालते हैं, जय बोलते हैं, मैं गर्व से गाँव में हिंदू हूँ बोलते हैं, हमारे पीसीसी के दफ्तर में मूर्ति में बैठाते हैं। डूब भरने की बात है, डूब भरने की बात है। और ये हिंदुस्तान का जवान बर्दाश्त नहीं करेगा। यहाँ भूख, बेरोजगारी, बीमारी, पकागरस्ती, शामली में यूपीएसटीएफ ने एक बार फिर से डेरा डाला है, जहां यूपीएसटीएफ की टीम शामली के कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। आपको बता दें कि छापेमारी के दौरान एक व्यक्ति को हिरासत में लेने की भी सूचना सूत्रों से सामने आ रही है। तो वहीं पकड़े गए आईएसआई एजेंट कलीम के भाई की फिराक में एसटीएफ ने शामली में डेरा डाला है और साथ ही सूत्रों की माने तो एक बड़े इनपुट की यूपीएसटीएफ शामली काम कर रही है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जानकारी मिली है कि बड़े इनपुट पर यूपीएसटीएफ शामली में पहुंची है और छापेमारी की प्रक्रिया को अंजाम दे रही है। जगह जगह छानबीन चल रही है। एक व्यक्ति को इस पूरे मामले में हिरासत में भी लिया गया है। जानकारी ये है कि आईएसआई एजेंट कलीम के भाई की तलाश में एसटीएफ शामली पहुंची है, जहां पर पूरी छानबीन के साथ ही साथ जगहों को टटोलने का काम एसटीएफ के द्वारा किया जा रहा है। यूपीएसटीएफ की टीम इस समय शामली में लगातार डेरा डालकर छानबीन और छापेमारी का काम कर रही है। इस पूरे मामले में संदिग्ध मानते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। आईएसआई एजेंट कलीम के भाई की तलाश में यूपीएसटीएफ शामली पहुंची है। शामली में इस समय यूपीएसटीएफ की कार्रवाई जारी है, छानबीन जारी है।
कई जगहों पर एसटीएफ की छापेमारी शामली में इस समय चल रही है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।